नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है आपका वर्णमाला के साथ। वर्णमाला से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको करेंगे हम। एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में देखेंगे। उससे जो नए नए क्वेश्चन बने हैं या नए नए क्वेश्चन जो बनते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पवित्र स्वर कहते हैं, अर्थात किन स्वरों को पवित्र स्वर कहते हैं। ठीक, जो हमारे पवित्र स्वर होते हैं, जो हमारे पवित्र स्वर होते हैं उन स्वरों को ही हम प्लुत स्वर कहते हैं और उन स्वर को ही हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो ये जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं और जो प्लुत स्वर होते हैं इन स्वर को क्या कहते हैं? पवित्र स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो हमारे प्लुत स्वर होते हैं ये हमारे पवित्र स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं पवित्र स्वरों की संख्या कितनी है। तो पवित्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। इसमें 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, उसके बाद एक हमारा ह्रस्व स्वर होता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 8 हमारे हो जाते हैं। उसके बाद इनसे जो अलग सा क्वेश्चन बनते हैं कि किसी कमरे में गूंजने वाली आवाज कौन से स्वर का उदाहरण है? तो कहना है किसी कमरे में गूंजने वाली आवाज पवित्र स्वर का उदाहरण है। या परमाणु परीक्षण के दौरान जो आवाज आती है कौन से स्वर की है? तो वो पवित्र स्वर की होती है। पवित्र स्वर का प्रयोग हम नाटकों संवादों में करते हैं। वर्तमान में इनका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता क्योंकि पवित्र स्वर जो होते थे त्रिमात्रिक होते थे, अर्थात इसमें 3 मात्रा का समय लगता था। इस कारण पवित्र स्वर को अब हमने हिंदी वर्णमाला से हटा दिया है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी इनसे बनते हैं। आपको याद रखना है कि पवित्र स्वर कहते हैं प्लुत स्वर को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, अर्थात जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो जो हमारे द्विमात्रिक स्वर होते हैं इन स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 कौन कौन सी होती है आपको याद रखना है। ठीक है, आ होता है, बड़ी ई होती है, उसके बाद बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ए और अय दोनों होते हैं, अय और ए, उसके बाद ओ और औ। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है? याद रखना 4 होती है। अगर होता हमारा, ठीक है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर तो इनकी संख्या कितनी हो जाती? 4 हो जाती। ये 4 कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और हमारा री हो जाता। ठीक है, तो याद रखना ह्रस्व स्वर की संख्या पूछी जाए 4, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 7, प्लुत स्वर की संख्या पूछी जाए तो 8 होती है। ठीक है, स्वर क्या होते हैं हमारे? ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, स्वरों को हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? इन्हें अच के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर रे स्वर क्या है। ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना कि जीव के आधार पर हमारे स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना जीव के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। तीनों ऑप्शन में दिए गए हमारे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है, तो जीव के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं? तो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। जो हमारे अग्रस्वर होते हैं इसमें हमारे दोनों ई आ जाती है, दोनों ए आ जाते हैं, ए बी, और इसे बोलते हैं अय। ठीक है, उसके बाद हमारा रे भी आ जाता है जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मध्य स्वर में आता है हमारा ए स्वर, इसे क्या कहते हैं हम? आजाद स्वर और शहीद स्वर कहते हैं। आजाद स्वर और शहीद स्वर इसे कहते हैं क्योंकि ये सभी के साथ आ जाता है। उसके बाद पक्ष स्वर में क्या क्या आते हैं हमारे? बड़ा आ आता है, ऊ और ऊ आ जाते हैं, ओ और औ आते हैं, और एक आता है हमारा पक्ष स्वर में अ होते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? चौदवा स्वर या बोलेंगे आगत स्वर या बोलेंगे
विदेशी स्वर। और ये कौन सी भाषा से लिया हमने? अंग्रेजी से। और पूछा जाए अंग्रेजी के किस शब्द से, तो ओ शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। जो हमारा पूछा गया था, री का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? अग्र में आता है। तो जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। तीनों को याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संवृत्त स्वर नहीं है। संवृत्त स्वर नहीं है। पहले तो आपको ये याद रखना ये संवृत्त किस आधार पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि मुख के आधार पर, मुख के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा विवृत स्वर, उसके बाद अर्धविवृत, उसके बाद अर्धसंवृत और लास्ट होता है हमारा संवृत। ठीक है, तो मुख के आधार पर हमारे स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, विवृत, अर्धवृत, अर्धसंवृत और संवृत। जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, जीभ के आधार पर 3 होते हैं, मुख के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, अब दे देते हैं जो हमारे विवृत स्वर दे रखे हैं। देखो विवृत में जो आते हैं हमारे, ये आता है बड़ा आ, विवृत स्वर है हमारा। उसके बाद ए और ए और औ, ये क्या हमारा अर्धविवृत है। इसी अर्धविवृत में री भी आता है और हमारा 14वां स्वर भी आता है। अर्धसंवृत में क्या क्या आते हैं हमारे? ए और ओ हमारे अर्धसंवृत में आते हैं, और संवृत में हमारे छोटी ई, बड़ी ई, उ और ऊ आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछा था हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा संवृत नहीं है? अब हम निकाल सकते हैं कौन सा हमारा संवृत नहीं है। देख लेते हैं। दोनों तो ई दी गई है और ऊ दिया गया है, अर्थात ओ नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है ये क्या होगा हमारा? अर्धसंवृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध संवृत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखने, एक बार आप पढ़ लो, जो वर्णमाला है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। आगे आप जैसे जैसे देखोगे आपके क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से परतंत्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात परतंत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो परतंत्र के नाम से जो जाना जाता है हमारा, ठीक है, जिसको परतंत्र के नाम से जाना जाता है उसे ही हम हल के नाम से जानते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो, परतंत्र और हल के नाम से किसे जाना जाता है? तो परतंत्र और हल के नाम से जाना जाता है आपको व्यंजन को। ठीक, व्यंजन की संख्या जो पूछी जाती है कितनी होती है? व्यंजन की संख्या हमारी 33 होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म संघर्षी 4, टोटल मिलकर कितने हो गए हमारे? 33 हो जाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? 3। व्यंजन होते क्या है, परिभाषा क्या है? तो ऐसे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण करना असंभव होता है। ठीक, अपना याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सिर्फ स्पर्श व्यंजन से मिलकर बना है? अब देखो ये जितने भी हमारे व्यंजन दे रखे हैं ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चारों व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा संयुक्त व्यंजन में कौन सा ऐसा व्यंजन है जो सिर्फ स्पर्श व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारे संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजन के प्रकार में काउंट नहीं करते। अब देख लेते हैं हमारे इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। पहला जो दिया गया श्रेय, कै और स में टूट जाएगा, त्रय, कै और रे में टूट जाएगा, ये यानी जय और वहां में टूट जाएगा, ये आपका स और रे में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा था आपका जो सिर्फ स्पर्श व्यंजन से मिलकर बना है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है हमारी? 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का आपको सबका
पता होगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन जो शुरू होते हैं हमारे कैसे मैं तक सब क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन समझना जो दिया गया है। अब इसमें जो दिया गया हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, जय और अइया बोलते हैं इसे। जय और अइया क्या है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, अर्थात ये जो हमारा बना हुआ है स्पर्श व्यंजन से बना हुआ है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 25। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक कै वर्ग, छ वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग, कै, खे, गे, गे और अडंगा, च, छ, ज और झ, उसके बाद अइया आ जाएगा, टे, ठे, डे, ढे और अणे, टे, थे, दे, दे और ने, पे, फे, बे, बे और में। ये आ गया हमारे। टोटल कितने स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए। इसमें क्वेश्चन क्या था, कौन सा सिर्फ स्पर्श व्यंजन से मिलकर बना है। क्वेश्चन तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो, स्पर्श व्यंजन में हमारा जय दिया गया है, ठीक है, ये हमारा जय है, और दूसरा दिया गया हमारा अइया, तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जो हमारा ये है। एक क्वेश्चन इसी में इस तरह से आता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, अर्थात इन चारों में कौन सा ऐसा संयुक्त व्यंजन है जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर देखो इस तरह से पूछा जाए, ठीक है, जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा स है, और जो हमारा स होता है ये हमारा उष्म संघर्षी होता है, और जो हमारा र है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, बताने का तात्पर्य ये था कि दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों याद रखना। अगर पूछा जाए ऐसा हमारा संयुक्त व्यंजन बताओ जिसमें सिर्फ स्पर्श व्यंजन का प्रयोग है, तो हमारा जो दिया गया है ज्ञानी ये हो जाता है, और ऐसा जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं होता तो श्रेय हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी में जो मात्राओं की संख्या होती है, तो ये आपको याद रखना है कि मात्राएं हमेशा स्वरों की होती है, और मात्राओं की जो संख्या हमारी 11 दी गई है। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं हमें 10 मिल जाता है, वो ऑप्शन के आधार पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं मात्राओं की संख्या 10 दे देते हैं, हाँ 10 होती है, उसके साथ एक ए और जुड़ा होता है, तो ये टोटल मिलकर कितने बना देते हैं, 11 हो जाते हैं। इसी वजह से इसमें 10 ना देकर इसका आंसर 11 माना गया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखना कि मात्रा सिर्फ किसकी होती है, तो मात्रा क्या होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, और मात्राओं में लगने वाला समय क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना। पहला गिव है आपका कि मात्राओं में लगने वाला समय क्या कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दग्धाक्षर क्या होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताना, दग्धाक्षर क्या होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अशुद्ध अक्षर दग्धाक्षर कहलाते हैं। और यह भी याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने दग्धाक्षर या कितने अशुद्ध हैं, तो कहना 2 है। पहला जो आता है हमारा, एक तो भ आता है और दूसरा झ आता है, क्योंकि कहीं कहीं आपने इन्हें इस तरह से बना हुआ देखा है और ये आपने देखा है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला के हमारे कितने शब्द अशुद्ध हैं, तो कहना 2। पूछा जाएगा कौन सा, तो कहना भ, और दूसरा आपका झ झंडे वाला झ। ठीक है, ये आपका एडवांस है, आपको याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं जब आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के पेपर करोगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमारे यहाँ ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, चलो 2 जगह दे दिया कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में काकल्य ध्वनि के बारे में देखा, यहां पर देख लो, यहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार चलता रहता है, काकल्य ध्वनि पूछी जाती है। ठीक है, यहां दे रखा है काकल्य ध्वनि, तो ये जो हमारी काकल्य ध्वनि ये हमारा है होता है हमारा काकल्य ध्वनि। अब देखो इसे क्या क्या कहते हैं, पहले तो यहीं पर दे दिया काकल्य ध्वनि। अन्य इसका क्या है, इसे है को हम हंस पद भी कहते हैं। ठीक है, क्या को हम अपना स्वर यंत्र भी कहते हैं, क्या को हम अपना उच्चारण के आधार पर
कंठ भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अघोष और सघोष के आधार पर हमारा ये आपका सघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर ये क्या हो जाएगा? महाप्राण आ जाएंगे। अब देखो इस है के कितने रूप हैं, कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाप्राण, काकले ध्वनि, हंसपद, स्वर यंत्र, कंठ और अघोष सब क्या है? हमारा सब है बना हुआ है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विगुण व्यंजन किस भाषा में, द्विगुण व्यंजन किस भाषा से मिलकर बने होते हैं, अर्थात द्विगुण व्यंजन जो है हमारे किस भाषा से मिलकर बने हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना जो दिया गया हमारा द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन वो होते हैं जिसमें दो गुण होते हैं। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी? दो दी गई है। दो कौन कौन सी है हमारी? जो हमारे ड और ड है, ये हमारे द्विगुण है। अब देखो द्विगुण का मतलब क्या है? जिसमें कितने गुण हो? दो गुण हो। अब दो गुण कौन कौन सी भाषा के? एक तो हिंदी का तो होना ही है, क्योंकि ये हमने आपको, अगर आपने देखा होगा, ये हम स्पर्श व्यंजन में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से लिख देंगे तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन में है। जैसे ही हम इसमें इस तरह से आपका ताड़नजात लगा देंगे तो ये हमारा दूसरा गुण बन जाएगा। तो ये जो द्विगुण होते हैं, तो हिंदी का गुण होता है और दूसरा होता है आपका फारसी का। ठीक है, अब याद रखना जब कभी पूछा जाए तो द्विगुण व्यंजन में कौन सी भाषा के गुण है, तो कहना हिंदी और फारसी। ठीक है, और इनमें लगने वाला जो बिंदा होता है इसे क्या कहते हैं? हम याद रखना ताड़नजात कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़नजात कहते हैं। एक बिंदा और लगता है हमारा, वो लगता है जय और फे के नीचे। इस जय और फे के नीचे लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नुक्ता। ठीक है, तो ये जो है हमारा द्विगुण व्यंजन में आएगा तो क्या कहेंगे? ताड़नजात, जबकि अरबी और फारसी वाले शब्दों में आएगा हमारा, इसे क्या बोलेंगे हम? आपका नुक्ता बोलेंगे। तो ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन को क्या किस किस नाम से जानते हैं आपको याद रखना है। देखो नया शब्द आएगा इसमें, संकर वर्ण बोलेंगे। संकर शब्द नहीं बोला, संकर वर्ण बोला है, क्योंकि वर्ण में छुपे हुए हैं। तो संकर वर्ण कितने होते हैं? दो होते हैं, जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, याद रखना। अगला जो शब्द है इसका नाम, इसे ताड़नजात भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ताड़नजात किसे कहते हैं? इन दोनों को ही कहते हैं। अगला क्या कहते हैं? इन्हें उच्छिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन भी इन्हें ही कहते हैं। तो इन्हीं के नाम है द्विगुण व्यंजन, संकर वर्ण, उच्छिप्त और आपका ताड़नजात। संख्या कितनी है? दो है। ठीक है, दोनों का विच्छेद कर लेते हैं। जो हमारा पहला वाला होता है, अर्थात ये जो दोनों है हमारे, ठीक है, ये दोनों ही क्या है हमारे? सघोष है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ड दिया गया है, ये हमारा अल्प प्राण है, और जो ड है हमारा महाप्राण है। ठीक है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन आएगा द्विगुण व्यंजन से, आप उड़ा देना। अब इसका क्वेश्चन की बात कर लेते। द्विगुण व्यंजन किस भाषा के मेल से मिलकर बना होता है? अरे हिंदी तो है, क्योंकि दो गुण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फारसी, क्योंकि दो भाषा के गुण है, हिंदी और फारसी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? अब हिंदी वर्ण वाला तो पुल्लिंग होती है। क्या है? हिंदी वर्ण वाला पुल्लिंग है, लेकिन इसमें क्या पूछा? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो हिंदी वर्ण वाला के ये जो तीनों शब्द दिए हैं, ये स्त्रीलिंग है। बाकी हिंदी में सभी जितना भी हमारी होती है सब क्या है? ठीक है, पुल्लिंग है। तो जबकि पूछा जाए हिंदी वर्ण वाला क्या है, तो कहना पुल्लिंग, जबकि हमारी दोनों ई और री क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और इसमें पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो अर्थात हमारा उ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, आप बताओ इसे, जो चीजें दी गई हैं। पे, दे, ध और फे दिया गया है। जो हमारा अघोष भी है, जो अल्प प्राण भी है। अब देखो अघोष और अल्प प्राण होगा तो आप पहचान सकते हो कि हमारा पहला वाला वर्ण होगा। ठीक, उसके बाद पूछा है ओष्ठ भी हो, तो ये हो जाएगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ पे निकाल के ले आओ, अपना आराम से हो जाएगा। देख लेते हैं, कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। क्या में क्या आता है? कंठ में क्या है?
च, ट, ट और प। इसमें ये पूछा था जो आपका ओष्ठ भी हो। अब देखो न दंत होगा, न मूर्धा होगा, न तालु होगा, न कंठ होगा, पहले वाले सबसे ही होगा ओष्ठ है, अर्थात ओष्ठ में हमारा पहले रखा है, ये हमारा पहला ही हो जाएगा क्योंकि ये इससे मिलकर बना होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब आप इसका पूरा वर्गीकरण करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर उसे क्या कहते हैं। जब एक ही ध्वनि, एक ही हमारी ध्वनि होती है, उसका द्वित्व होता है, इसका मतलब होता है जब एक ही ध्वनि द्वारा आए, एक ही ध्वनि जब द्वारा आए तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक ही ध्वनि जब हमारी द्वारा आए उसे कहते हैं युग्मक ध्वनि। एक ही ध्वनि जब हमारी द्वारा आती है उसे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। देखो जैसे हम लिख देते हैं उज्ज्वल, तो भैया इसमें दो बार जे आ गया। ठीक है, ध्वनि क्या होगी, द्वित होगी, अर्थात युग्मक बन गया। उसके बाद बोल देते हैं हम इस तरह से, दुनिया में बहुत ज्यादा क्या चल रही है, दिक्कत, तो क्या बन गया, दिक्कत। उसके बाद और क्या आएगा आपका, प्रसन्नता, तो यहाँ ये हो गया। तो ये जो बन रहा है क्या बन रहा है भैया, द्वित बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एडवांस क्वेश्चन है, ऐसे बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, एक गिव अवे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपको बताना है, वरना मैं तो बैठा ही हूं बताने के लिए। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। इससे भी क्या आसान, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, जब पूछा जाए स्वरों की संख्या तो स्वरों की संख्या 11। क्या है, स्वरों की संख्या 11 है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो कहते 10। उसके बाद आता लेखन, लिख लेते हैं, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या आती तो होता 13। 3 क्वेश्चन बने यहीं से, सीधा लिखा है हिंदी में स्वरों की संख्या, अब कहना सर 11 है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 10, लेखन के आधार पर 13। एक बार मैं बता देता हूं, देखो होते कौन से। उच्चारण के आधार पर क्या आते हैं हमारे, पहला आता है हमारा, क्रम भी याद रखना, ए, आ, ई, ई, उसके बाद उ और दोनों उ आ गए। उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, 5 जोड़े में है, 10 है जो उच्चारण के आधार पर आते हैं। ऐसे याद रखना, 5 जोड़े में 10 है जो उच्चारण के आधार पर आते हैं। उसके बाद आएगा हमारा अगला 11वां, जो पूछा स्वरों की संख्या कितनी है, 11वां। 11वां स्वर कौन सा आएगा, वो आपको याद रखना है कि ये जो दोनों उ और ए है, ठीक है, इनके बीच में आता हमारा ऋषि, ऋषि वाला री। तो इसका उच्चारण स्थान याद रखना, उ और ए के बीच में होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि री का उच्चारण स्थान बताओ, तो कहना उ के बाद ए से पहले। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं लेखन के आधार पर। देखो अब 11 हो गए, ठीक है, तो स्वरों की संख्या। अब लेखन के आधार पर दो और कौन कौन से ऐड आ जाएंगे, तो याद रखना, एक ए आ जाएगा जो अनुस्वार होता है, एक हमारा ये हो जाएगा ए जो विसर्ग होते हैं। तो लेखन के आधार पर 13 हो गए, टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। तो लेखन के आधार पर आएंगे तो ये जो अब लिखे हैं ये आएंगे। उसके बाद जो स्वरों की संख्या आएगी तो ये अब जो लिखी है ये आ जाएगी। उच्चारण के आधार पर आएंगे, उच्चारण के आधार पर तो हमारे ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए के उच्चारण स्थान में किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ए का जो उच्चारण स्थान करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए के उच्चारण में जो हमारा प्रयोग होता है, पहला होता है आपका कंठ का और दूसरा होता है आपका तालु का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो ए के उच्चारण में किसका प्रयोग करते हैं, कंठ तालु का प्रयोग करते हैं। सही है, पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को, अर्थात जो चिन्ह है उनके क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। छोटे वाले स्वर पूछे, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 दी गई है। इससे पहले आपको ये याद रखना कि ये जो ह्रस्व स्वर है इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अन्य, एक,
मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? ए, ई, उ और री, ये हमारे हैं 4। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अगर दीर्घ स्वर होते तो कितने हो जाते? 7 हो जाते। आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, देखो 3 के तो ये बड़े रूप हो गए, यहां पर दीर्घ हो गए। उसके बाद 2 जोड़े में आएंगे, ए और ए, ओ और औ। इसी तरह से याद रखना है, दीर्घ स्वर आए तो आपका 7, ह्रस्व स्वर आए तो 4। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थात ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता? तो ये होते हैं हमारे अनुस्वार और विसर्ग, अर्थात जो शब्द होते हैं हमारे आयोग भाग। अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आयोग भाग। इनकी संख्या कितनी होती है आयोग भाग की? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता आपका ये जो लिखा है अनुस्वार, और दूसरा होता हमारा विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं? याद रखना, अनुस्वार, और इसे क्या बोलते हैं? आपका विसर्ग। ठीक है, और ये भी याद रखना, अनुस्वार विसर्ग या पूछा जाए आयोग भाग, इनका जन्म किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अलग इनसे परिभाषा पूछी जाती है। आयोग भाग की परिभाषा बताओ। तो जो होते हैं लिखने में स्वर, लिखने में स्वर होते हैं और बोलने में व्यंजन होते हैं। जो लिखने में स्वर और बोलने में व्यंजन हो क्या कहते हैं? आयोग भाग कहलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अर्थात किन के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये लगता है आपका प्लुत स्वर में। इसे क्या कहते हैं? पवित्र स्वर, और इसे कहते हैं त्रिमात्रिक। एक कमरे में गूंजने वाली आवाज किसकी आवाज देती है? तो याद रखना प्लुत स्वर की आवाज होती है। तो जो क्वेश्चन था किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लुत स्वर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वरों के वर्गीकरण में नहीं आता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। कौन सा शब्द है जो स्वरों के वर्गीकरण में नहीं आता? ह्रस्व, द्वित्व, प्लुत और संयुक्त जो हमारा दिया गया है। तो देखिए जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं हमें पता है। ठीक है, प्लुत स्वर होते हैं, इनका भी पता है। संयुक्त स्वर होते हैं, इनका भी पता है। आपको याद रखना है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो जो संयुक्त स्वर होते हैं हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला ए, दूसरा अ, उसके बाद ओ और औ। ठीक है, ये हमारे क्या आपके संयुक्त स्वर, इन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक, इनका जब विच्छेद करते हैं तो किस तरह से करते हैं? आई का जो करते हैं ए प्लस ई, उसके बाद ए का ए और ए हो जाएगा, आई नहीं आएगा, ए और ए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ओ का ए और ऊ आ जाएगा, और औ का ए और ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्या हमारे संयुक्त स्वर है। इनका विच्छेद भी पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा औ का या ओ का या औ का, ए का या ए का की विच्छेद किस तरह से होता है, ये इसी वजह से लिखे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर था वो याद रखना कि जिसमें क्या था, निम्नलिखित में कौन सा हाँ वर्गीकरण में नहीं आता। तो ये देखो संयुक्त स्वर भी हो गए, ह्रस्व स्वर भी होते, प्लुत स्वर भी होते, द्वित्व नहीं होते। द्वित्व क्या होते हैं? द्वित्व तो व्यंजन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? अभी हमने जस्ट बिल्कुल अभी जांच की थी संयुक्त स्वर की, तो जो हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा औ। क्या ये हमारा संयुक्त स्वर है? बात कर लेते हैं किससे मिलकर बना होगा ये आपका ए और ओ के मेल से बनता है औ। ठीक है, जबकि अन्य संयुक्त स्वर क्या है हमारे, जो चारों लिख लेते हैं, ए, अ, ओ और औ। संयुक्त स्वर की संख्या तो बताना 4, विच्छेद पिछली उसमें क्वेश्चन में हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धविभ्रत बताना है। अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है? अर्ध
विव्रत स्वर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें, ये पूछा गया किसके आधार पर पूछा गया भैया, मुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वरों को कितने भेद होते हैं, तो कहना 4 होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है विव्रत, पहला होता है विव्रत। दूसरा होता है जो पूछा गया है अर्धविव्रत। उसके बाद होता है तीसरा अर्धसंवृत, और चौथा होता है संवृत। ठीक है, इससे पहले भी देखा है, लेकिन यहां भी देखेंगे, जितनी बार देखेगा उतना प्रैक्टिस होगा। जो विव्रत में आता है हमारा क्या आता है, सिर्फ आ आता है। अर्धविव्रत में आता है हमारा ए, उसके बाद ए जो होता है हमारा आए, औ। ठीक है, क्या यहां से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अर्धविव्रत आय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर्धसंवृत में क्या आएगा हमारा, छोटा वाला ए और छोटा वाला ओ, इनके आधार पर तो छोटे ही है, याद रखना। संवृत में दोनों तो ई आ जाएंगे और दोनों ऊ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मुख्य आधार पर वर्गीकरण है। कितने होते हैं मुख्य आधार पर, 4। कौन कौन से, विव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। क्वेश्चन क्या था, अर्धविव्रत से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन हमारा जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ऐसी ध्वनि जो केवल मुख से निकलती है उसे क्या क्या कहते हैं। देखो, जिसमें आ जाता ऐसी ध्वनि जिसमें मुख प्लस नाक का प्रयोग किया जाता है, मुख और नाक का प्रयोग किया जाता तो ये हो जाता आपका अनुनासिक। ठीक है, जिसमें केवल मुख का प्रयोग है, या ऐसा आता कि किसमें नाक का प्रयोग नहीं करते तो हो जाता हमारा निर्नुनासिक, ये याद रखना। एक और होता है हमारा शब्द, होता है नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, तो नासिक्य व्यंजन जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जो स्पर्श व्यंजन का 5 भी होते हैं। पहला होता हमारा जो होता आपका अडंगा, अइया, डे, ने और में। ठीक है, ये हमारे सब क्या है, 5 स्पर्श व्यंजन के जो आते हैं ये नासिकीय हैं। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं नासिकीय क्या होते हैं, तो याद रखना जो दिए गए हैं नासिक स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद मुख और नाक के प्रयोग से अनुनासिक आते हैं, सिर्फ मुख के प्रयोग से निरुनासिक आते हैं। ठीक है, वृत्ताकार और संवृत हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है रे का विवरण करो, अर्थात रे का पूरा चित्रण करना है जो हमारा दिया गया है रे। तो ये तो हमें पता है रे क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है। क्या है हमारा रे, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन दिया गया है। रे हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अब रे को क्या कहते हैं हम, रे के जो अन्य नाम है याद रखना हमारा, रे को लुंठित कहते हैं, रे को ही कंपनजात कहते हैं क्योंकि इसमें कंपन होती है बोलते समय, इसे ही प्रकंपित कहते हैं। ठीक है, और रे का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, ये हमारा दंत है। ठीक, और रे को ही वर्त्य ध्वनि कहते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुंठित के आधार पर रे हमारा सघोष है और रे हमारा अल्पप्राण है, ये भी आपको याद रखना है। क्या हमारा सघोष और ये क्या हमारा अल्पप्राण। एक ही क्वेश्चन में रे कंप्लीट याद रखना। एक और बता देता हूं, अगर पूछा जाए रे के कितने रूप होते हैं तो बताना सर रे के 2 रूप होते हैं। एक आपका जो इस तरह से लगाते हैं हम, जैसे कै में लगा दिया रे रे, और एक हमारा कार्य लिख दिया ऊपर। तो एक तो होता है रे का पदेन रूप, एक होता है रे का सिरो रूप। पदेन मतलब पैरों में आना, सिर मतलब सिर के ऊपर आना। तो रे के कितने रूप, 2 रूप। बाकी ये रे के नाम है वत्स्य, ठीक है, दंत, अल्पप्राण, अघोष, लुंठित, कंपनजात, प्रकंपित, सब किसे कहते हैं, रे को कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार बताने। बात कर चुके हम, जीभ के आधार पर जो हमारे स्वरों के प्रकार होते हैं 3 होते हैं। पहला हमारा अग्रस्वर, दूसरा मध्य और तीसरा पचस्वर। ये कर चुके हैं। अग्रस्वर में दोनों ई आ जाएंगे और आपका दोनों आ जाएंगे और हमारा ऋषि वाला री आ जाएगा। मध्य में सिर्फ एक आएगा है, बचे हुए शब्द सब आ जाएंगे पचस्वर में।
ओ और औ। ठीक है, तो जीभ के आधार पर पढ़ चुके हैं हम, पहले भी क्वेश्चन था, अब फिर देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी में ध्वनि के प्रकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियां होती हैं? ठीक है, तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियां होती है, एक आपको याद रखना स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या, या एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपका शब्द। शब्द ऑप्शन में नहीं दिया है तो अब क्या हो जाएगा हमारा? अक्षर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम? अक्षर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताने हैं। उसके बाद आपसे गिव अवे पूछा जाएगा, आपको गिव अवे बताना है। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको बताना है, दिया गया देखो, लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है भैया आपका लिपि के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब आपके लिए जो हमारा गिव अवे है, पहले तो ये बताना आपको कि मूल दीर्घ क्या होते हैं। मूल दीर्घ स्वर, पूरा लिख देता हूं, मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं? ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो आपको अलग से बताना है कि संयुक्त ध्वनि क्या होती है, उसके बाद संपृक्त ध्वनि क्या होती है, और लास्ट आपका युग्मक ध्वनि क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस वजह से पूछे जाते हैं कि एग्जाम में आते हैं, आप जब इन्हें सर्च करोगे आपको इनका आंसर मिलेगा, तो आपकी कुछ चीजें याद होंगी। ठीक है, गिव अवे आपके लिए है। ठीक, मिलते हैं उसके बाद एक और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो वर्णमाला वाली तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।